फॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रभात कुमार आप सभी के साथ पेपर 2 को डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों, बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है अब तक थीम बेस पे, और इसके अलावा फिर हम लोगों ने मॉडल आंसर के ऊपर भी डिस्कस किया है। इसके अलावा किस प्रकार हमें एसे लिखना है, रिपोर्ट किस प्रकार लिखनी है, या आर्गुमेंट की राइटिंग किस प्रकार करनी है, इस सारी चीजों पे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया हुआ है। हम लोग कुछ टॉपिक वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के सीरीज पे आज हम लोग लेके आए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक सोशल स्टिग्मा टाइप का है। आज भी बहुत लगभग इंडिया में लगभग आपको पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि लोग सेफ्टी टैंक या जो भी उनका जो टैंक होता है उसकी सफाई के लिए ह्यूमन का डिप्लॉयमेंट किया जाता है या उनको एज ए एम्प्लॉयमेंट के रूप में रखा जाता है। तो यह एक गलत प्रथा है जो कि सामाजिक कास्टिज्म या जातिवाद के आधार पे जुड़ी हुई कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग या कुछ विशिष्ट जाति के लोगों के द्वारा इस तरीके की जो प्रथा है या जो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको किया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं बात कहूं तो 1993 में 1993 में ही इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से बैन करने की बात की गई थी, लेकिन कुछ कारणों कुछ लूप होल्स के कारण गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से आज तक ये प्रथा प्रैक्टिस में है। तो इनको समाप्त करने के लिए बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्संस लगातार कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ने इनके अगेंस्ट इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट में बहुत बार आवाज उठाया हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है सर्वोच्च न्यायालय के जो डायरेक्शंस हैं वह इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। बच्चों, इसी का एक वाकया है कि डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था 2023 का। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड किए थे। सॉरी बच्चों, कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए थे डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाले जो केस है 2023 का। उस केस में मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन की जो सीरीज थी उसको प्रस्तुत किया था, और उसी के बेस पे अभी पूछा गया है कि भैया जो स्टेट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो यूटीज है, उनसे पूछा गया है कि आप रिपोर्ट प्रोवाइड करें फॉर जो डायरेक्शंस मैंने आपको दिए थे या जो इसको खत्म करने के लिए मैंने डायरेक्शंस दिए थे उसको वो कहां तक पहुंचे, इंप्लीमेंटेशन उसका क्या हुआ, आप इसके बारे में मुझे रिपोर्ट प्रोवाइड करें। इस वजह से यह जो टॉपिक है यह यूपीएससी के एग्जाम में आने की बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। बात समझ रही? एक्चुअली यूपीएससी उन्हीं टॉपिक को फोकस करती है जो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहे हो, हाईलाइटेड रहे हो। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिस्कशन किया है या किसी पार्लियामेंट में किसी एक्ट में उसका डिस्कशन किया गया है तो वह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं यूपीएससी उनको या तो फिर आर्गुमेंट में या फिर रिपोर्ट राइटिंग में, एसे में कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स के बारे में जरूर क्वेश्चन कर देती है। तो बच्चों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या डायरेक्शन इसमें दिया था। तो 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके के इनको मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए या इरेडिकेट किया जाए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था कि इंश्योर दैट फुल रिहेबिलिटेशन की जो बात है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज को रिहेबिलिटेशन की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। और रिहेबिलिटेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ घर प्रोवाइड कर दिया या उनको एक रहने के लिए व्यवस्था कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा रिहेबिलिटेशन मतलब इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट भी देना है, उनको दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है,
एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है और उनको ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। सो इस प्रकार उनको रिहेबिलिटेशन किया जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है मैनुअल स्कैवेंजर्स को, उस कंपनसेशन को भी बढ़ाने की बात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। यह कहा गया था कि उनको अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का डेथ होता है, अगर डेथ होता है ये प्रैक्टिस करने के दौरान, तो उसको 30 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले यह 10 लाख थे, अब यह 30 लाख की बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यदि वहां पे डिसेबिलिटीज आती हैं तो उसे 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए प्रोवाइड करने की बात की गई है, जबकि पहले जो था वो 10 लाख प्रोवाइड किए जाते थे। इसके अलावा कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे करने की बात की गई है कि लगातार आपको सर्वे करने चाहिए और आपको 1 साल के अंदर इस तरीके का एक सर्वे किया जाना चाहिए और मुझे इस तरीके की डेटा जो है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसीलिए इसने रिपोर्ट भी मांगी है सर्वोच्च न्यायालय ने कि आपने इस तरीके का सर्वे किया या कि नहीं, कि कितने लोग आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग या स्कैवेंजर्स के रूप में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बात समझे, या उनको कितने लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया, कितने लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया। इस तरीके का जो पूरा डेटा है वो आप मुझको प्रोवाइड कीजिए। आप देखिए बच्चों, इस तरीके की जो चीजें हैं इसलिए हाईलाइटेड हो जाती हैं क्योंकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है, ये एक बर्निंग टॉपिक हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं कि 1993 में 1993 में इस टॉपिक या ह्यूमन जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको खत्म करने की बात की गई थी, लेकिन लगभग 30 साल बाद, अगर आज आप बात कर रहे हो 2025 में, तो लगभग 30 से 31 साल होने वाले हैं, लेकिन इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वह अभी समाप्त नहीं की गई हैं। तो इस वजह से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफिनेशन की बात की जाए कि डिफिनेशन क्या है मैनुअल स्कैवेंजर्स का, तो एक्ट बनाया गया था 2013 में। उस एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट में कहा गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग उसे कहा जाएगा जो कि ऐसी प्रैक्टिस होगी जो कि मैनुअली क्लीनिंग, कैरिंग और हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम इनसैनिटरी लैट्रिन, ओपन ड्रेन्स और पिट्स। मतलब इस तरीके की जो प्रैक्टिस होगी जो मैनुअली, जो उसे जो ह्यूमन होगा वो हैंडल करेगा, उसकी सफाई करेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा की समझ आ रही। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस होगी उसे क्या कहा जाएगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाएगा। ये एक्ट में डिफाइन किया गया है। देखिए मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली बैन कर दिया गया। तो 1993 का जो एक्ट है अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड इट्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, इस एक्ट में इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी 31 साल, लगभग 30 से 31 साल होने को है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज पे इस चीज को, इस प्रैक्टिस को आज भी फॉलो किया जा रहा है। अब एक डिफरेंस है बच्चों, सफाई कर्मचारी और मैला ढोने वाले आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी सिटी में सुबह सुबह कुछ लोग झाड़ू लगाने के लिए होते हैं, कुछ लोग नाली साफ सफाई करते हैं, या कुछ इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें सफाई कर्मचारी कहा जाता है। जबकि कुछ लोग जो टैंक्स वगैरह की सफाई करते हैं उन्हें मैला ढोने वाला या मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में जाना जाता है। तो एक डिफरेंस है, तो इस चीज को भी समझना आवश्यक है। ये कहा जा रहा है कि जो 766 जिलों में 766 डिस्ट्रिक्ट में 732 डिस्ट्रिक्ट, 732 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पे पूरी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटा दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन ये डेटा ऐसा लग रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस चीज की प्रैक्टिसेस सब जगह पे हो रही हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं इन प्रैक्टिसेस को। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए टू इरेडिकेट दिस। एक्ट बहुत सारे पारित किए हैं। एक एक्ट है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में इस तरीके का एक्ट पारित किया गया।
और उसके तहत ये कहा गया कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा वह एक तरीके से कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा, मतलब उसके लिए सजा होगी और नॉन बेलेबल जेल होगी। उसको बात समझ आ रही, वो एक ऑफेंस के रूप में, कॉग्निजिबल ऑफेंस के रूप में उसको डिफाइन किया गया है। और उनको जो इस तरीके की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे उनको रिहैबिलिटेट करने की प्रैक्टिस, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स 1993 का भी एक एक्ट बनाया गया। एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, जो कि SC/ST के अगेंस्ट पे जो एट्रोसिटीज होती हैं उनके अगेंस्ट पे ये काम करता है। और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के अगेंस्ट पे लिए हुए हैं, या इनको हम अपने आंसर पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों और क्या हम लोग मेंशन कर सकते हैं, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल है 14 जो कि इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 है जो सोशल इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 17 है जो कि दलित वर्ग को या SC/ST को अपलिफ्ट करने की बात करता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिग्निटी, लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है 21। सो इन आर्टिकल्स को भी मेंशन किया जा सकता है अपने आंसर पे। बात समझ आ रही? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप विच आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। तो और क्या क्या चीजें हैं, एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम, इसके तहत कहा गया है कि सेफ्टी टू इंश्योर सेफ्टी, डिग्निटी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हजार्डस सैनिटेशन वर्कर। जो सैनिटेशन, जो इस तरीके के वर्कर्स है ना, इनका सेफ्टी इंश्योर करना, इनकी डिग्निटी इंश्योर करना है और रिहेबिलिटेशन करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, प्रोवाइड करना होगा, उनको स्किल डेवलपमेंट करना होगा, ताकि वह अल्टरनेट कोई और वर्क ढूंढ सके, काम कर सके अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। ये नमस्ते स्कीम है जिसका फुल फॉर्म नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। बात समझ आ गई? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अर्बन के तहत फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जिससे जो अल्टरनेट है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनका अल्टरनेट टेक्नोलॉजी की तरीके से डेवलप किया जा सके। मतलब एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए और उसे रिप्लेस किया जाए। ह्यूमन जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उसको टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस किया जाए। इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत फंड्स भी रिलीज किए जा रहे हैं। कुछ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। 1994 में एक नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको स्टेबलाइज किया गया था टू इरेडिकेट दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। मैंने बताया कि 1993 में इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस थी मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसको पूरी तरीके से बैन किया गया था। उसमें उसको फॉलो करने के लिए इस तरीके का जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है उसको स्टेबलाइज किया गया था सफाई कर्मचारी आयोग को, कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है बच्चों ऐसी बॉडी, ऐसी निकाय जिसकी स्थापना या जिसका स्टेबलाइजमेंट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा किया गया हो। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। उसका मतलब होता है कि ऐसी बॉडीज का स्टेबलाइजमेंट संविधान के एक्ट अनुसार, उसके आर्टिकल के आधार, संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया। जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, इन जो फाइनेंस कमीशन है, तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल का जिक्र किया गया है। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1997 में बनाया गया। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि नेशनल जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको समाप्त करने के लिए वर्क कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड्स है। सबसे पहले है कि ह्यूमन राइट कमीशन ने सजेस्ट किया था कि भैया पहले आपको ये डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंस बताना होगा दोनों के बीच में, ठीक है, सैनिटेशन वर्कर एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स।
सफाई कर्मचारी और मैला ढोने वाले कौन कौन लोग होंगे, उनके बीच में पूरा स्पष्ट डिफरेंस बताना पड़ेगा आपको। जितने भी लॉ बना रहे हैं, जितने भी एक्ट आप बना रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इस तरीके का डिफरेंस बताना होगा। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डीस्लेजिंग मार्केट एंड रेगुलेटिंग इट्स ऑपरेशन। डीस्लेजिंग मार्केट का मतलब होता है जैसे जो सॉलिड अपशिष्ट होता है, जो सॉलिड जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, टेक्नोलॉजी के यूज करके उसको कैसे समाप्त किया जाए। तो उसकी जो मशीन होगी, जो टेक्नोलॉजी होगी, उसको हम इस तरीके का डीस्लेजिंग मार्केट कहते हैं। तो उसको लागू किया जाए, उसको डिप्लॉय किया जाए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल जगहों पे, टाउन्स में, और उसको रेगुलेट किया जाए। बस समझ, इस तरीके का वे फॉरवर्ड है आपको। इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी गियर प्रोवाइड किया जाए। जो इस तरीके की एक्टिविटी में अभी भी लगे हुए हैं, उन लोगों को सेफ्टी गियर और अवेयरनेस वर्कशॉप इसमें प्रोवाइड करने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप वे फॉरवर्ड्स बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर इस तरीके का जो जैसे कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कोई ध्यान ही नहीं दो। मतलब अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति लेके आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको हाथों हाथ ले और उसको बढ़ावा दे कि मतलब अच्छा इनोवेशन किया गया है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है कि मॉडर्न सैनिटेशन, मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज करके। अभी देखिए, एक केरला का बंदीकूट करके ये रोबोट है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स की जगह पे काम करता है। ये रोबोटिक एक्सकेवेंजर की तरीके काम करता है। समझ आ रही? तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए, उनका यूज किया जाना चाहिए, ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, एक तरीके से वो सोशल स्टिग्मा, उसको खत्म किया जाना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को बहुत डिफरेंट, मतलब इसे डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको मतलब इस तरीके की चीजों से बचाने के लिए हमें इस तरीके के जो अल्टरनेट है उनको ढूंढ के लाना पड़ेगा। अपग्रेडिंग सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन इंप्रूव्ड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सीवेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। मतलब लगातार हमें सर्वे किया जाना चाहिए, हमारे पास डेटाज होना चाहिए, तब हम उनके लिए बेहतर प्लान के साथ आ सकते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, ये एक कंटेंट है। कंटेंट मतलब जो क्या चीजें हैं, क्या चीजें आप आंसर में लिख सकते हो। अब मैं आपको जो मॉडल आंसर है उसके बारे में बात करता हूं। क्योंकि मॉडल आंसर हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये चूंकि ये ऐसे है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो ये इंग्लिश में है। ये देखिए, इंग्लिश में लगभग 300 वर्ड्स हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये हिंदी में है, और फिर ये लास्ट है।